हेलो, सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लेते हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकंड मानव भूगोल यूनिट सेकंड का अगला जो टॉपिक है उसमें है मानव प्रजातियां। मानव प्रजातियों में है वो है हमने पिछले वीडियो में मसाई जनजाति है उसका अध्ययन कर दिया है। अब लेते हैं हम संताल जनजाति के आवास अर्थव्यवस्था एवं समाज व्यवस्था पर एक भौगोलिक लेख। अब यहाँ पे बात करते हैं हम संताल जनजाति। संताल जनजाति क्या है कि संताल जनजाति का जो निवास क्षेत्र है इसका पहले बात करते हैं हम निवास क्षेत्र की। संताल जनजाति का जो निवास क्षेत्र है उसकी बात की जाती है तो ये मुख्य निवास इनका झारखंड के संताल परगना है। झारखंड का संताल परगना, झारखंड का संताल परगना है जो छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में संताल परगना, रांची के अलावा हजारीबाग, मुख्य है इस क्षेत्र में ये राज्य। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल की वीरभूमि, ये उत्तरी बंगाल की वीरभूमि और उड़ीसा कटक के समीपवर्ती कृषि कार्य करते हैं ये लोग। असम में चाय के बागान, असम में चाय के बागानों में मजदूरी का कार्य करते हैं। कौन? संताल जो जनजाति है वो, ये भारत की एक जनजाति है। अब इसके बाद में ये दक्षिणी बंगाल में, इसके अलावा ये यहाँ पे मजदूरी और कूलियों का काम हो गया। इसके अलावा ये दक्षिणी बंगाल में सूती वस्त्र मिलों में कार्य करते हैं। सूती वस्त्र मिलों में कार्य करते हैं। कौन? संताल। सूती मिलों के अलावा ये जूट मिलों में भी कार्य करते हैं। सूती मिल व जूट मिलों में कार्य करते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए जो ये पाए जाते हैं इनके निवास क्षेत्र की, तो इनके निवास क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की होती है उस जलवायु की बात करते हैं। मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। निवास क्षेत्र की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहां ग्रीष्म ऋतु में तापमान, ग्रीष्म ऋतु का तापमान, ये तापमान कितना होता है? 40 डिग्री से और 45 डिग्री तक सेंटीग्रेड होता है। तथा ग्रीष्म काल में वर्षा, जो वार्षिक वर्षा है वो वार्षिक वर्षा है 160 से 180 सेमी तक, 180 सेमी तक रहती है। शीतकाल में वर्षा केवल शीतकालीन वर्षा है वो 10 सेमी होती है, 10 सेमी। अब यहाँ पे ये तो गया इनका जो क्षेत्र है उष्ण
उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु, यहाँ का तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वार्षिक वर्षा 160 से 180 सेंटीमीटर रहती है तथा शीतकालीन वर्षा है वो 10 सेमी रहती है। अब बात करते हैं यहाँ इनकी भाषा की कि ये जो कौन सी जो संताल जनजाति है ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। संताल जनजाति देखो भाषा है, ये संताल जो जनजाति है ये लोग मुंडा भाषा का बोलते हैं। मुंडा भाषा, मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इनकी वहां की स्थानीय भाषा है। मुंडा भाषा के अतिरिक्त ये लोग बिहारी भाषा का प्रयोग करते हैं, बंगाली भाषा, आसामी भाषा आदि भाषाओं का प्रदान करते हैं। यानी वर्तमान में ये लोग कैसे हो गए, बहुभाषी हो गए, अनेक भाषाओं को बोलने वाले हो गए। वर्ष 2011 के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या होगी 70 लाख से ऊपर हो गई। इनकी जनसंख्या 70 लाख से ऊपर। अब 2021 की जो जनगणना आएगी उसमें तो और भी ज्यादा होगी, यानी इनकी जनसंख्या 70 लाख से ऊपर होगी 2011 के अनुसार। अब बात करते हैं इनके समाज व्यवस्था और संस्कृति। भाषा हो गई, समाज व्यवस्था व संस्कृति। पहले इनका जो निवास क्षेत्र है उस निवास क्षेत्र का डायग्राम बनाना है। रेखा चित्र, रेखा चित्र आपको सभी प्रश्नों में रेखा चित्र से इंडिकेशन करना है, रेखा चित्र बिना नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे जो ऊपरी क्षेत्र आता है, जो थारू आती है, उसके बाद में जहां से जो सिक्किम के पास वाला क्षेत्र आता है, पश्चिम बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र है, भारत के अंदर तो ये जनजातीय का क्षेत्र रह गया, ये वाला क्षेत्र। ये यहाँ पे झारखंड वाला भाग है जिसमें रहते हैं। तो ये कौन सी आ गई, संताल जनजाति। इसके अलावा कुछ ऊपर की पाई जाती है, थोड़ी बहुत छिटपुट सी अलग, तो वो बिल्कुल यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप इसको बना लीजिए। ये भारत के नक्शे में जो पूर्वी क्षेत्र वाला है, पूर्वी भाग में, ठीक है। ये हो गया निवास क्षेत्र। अब बात करते हैं इसकी जो समाज व्यवस्था है उसकी। समाज व्यवस्था और संस्कृति। समाज व्यवस्था और संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें समाज व्यवस्था और संस्कृति क्या है, संताल जाति पृथक पूजक होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। प्रकृति पूजक माना जाता है। संताल जो प्रजाति होती है इसको, ये भूत प्रेतों को मानने वाले होते हैं।
मानते हैं, यानी उनमें विश्वास करते हैं। ये वंशों में बटे हुए हैं, वंशों में बटे हुए हैं। ये लोग गोत्र से बाहर विवाह संबंध को मानने वाले हैं। गोत्र से बाहर विवाह संबंध मानने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा संताल लोगों का साधारण संगठन बहुत विकसित तथा प्रादेशिक संगठन है। इनका जो संगठन है वो प्रादेशिक प्रकार का संगठन है। जो पराह प्रणाली पर आधारित होता है। संगठन है वो किस पर आधारित होता है? पराह प्रणाली पर आधारित होता है। ये लोग जो पराह प्रणाली पर आधारित होता है, अब इनमें क्या होता है, प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है। मुखिया होता है जो गांव की सीमा के अंदर निवास करने वाले सभी वंशों पर साधारण राजनीतिक अधिकार रखता है। यानी ये गांव है, एक गांव मानते हैं, इस गांव पर क्या करता है, ये जो मुखिया होता है, ये मुखिया इसमें क्या करता है, राजनीतिक अधिकार। इस गांव पे किसका रहता है, इस मुखिया का रहता है। मुखिया अपने राजनीतिक अधिकार किस पर रखता है, उस गांव के ऊपर रखता है। तो ये तथा बड़े गांव में समाज की सत्ता गांव की पंचायत का अधिकार होती है। जो बड़ी सत्ता है उसमें पंचायत का हक। वो किसको अधिकार, गांव की पंचायत को होता है, मुख्य रूप से गांव की पंचायत होता है। परंतु वहां भी गांव के साधारण राजनीतिक मामलों में मुखिया ही बातें महत्वपूर्ण होती है। तथा इस पंचायत में भी किसकी होती है, मुखिया होता है। उस मुखिया की बातें मेन होती है। मुख्य मानी जाती है, मुखिया की बातें ही मुख्य मानी जाती है। तो ये हो गई इनकी जो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति की। हम अब इसको मिटा रहे हैं, आपने कर लिया। अब करते हैं कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक उद्यम की। आर्थिक उद्यम की बात करते हैं। आर्थिक उद्यम अधिकतर संस्थान लोग कृषि कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, अधिकतर कृषि कार्य करते हैं। कौन करते हैं, संताल लोग अधिकतर कौन सा कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। कृषि की अगर कृषि में कमी रह जाती है, कभी कृषि में कमी रह जाती है, तो ये उसको शिकार करके पूरा करते हैं। शिकार करके कृषि की पूर्ति करते हैं। कृषि जो कम रह गई उसकी पूर्ति किससे करेंगे, शिकार करके करते हैं, जीव जंतुओं का शिकार करके। अब ये शिकार खाद्य संग्रह और कंदमूल
फसल एकत्रित करके अगर शिकार से भी उसकी पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्या करते हैं, जंगल से क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का संग्रह करेंगे, या जो जंगली फल वृक्ष है उनका कंदमूल लाके उनका व्यापार करेंगे। या इन लोगों को कृषि के प्रति ज्ञान कम होता है। अब कौन कौन से कृषि के प्रति कम ज्ञान कौन कौन सा है, अब वो देखो। कृषि के प्रति इनका ज्ञान है वो कम कैसा है, जैसे इनमें फसल चक्र। अब फसल चक्र क्या होता है, एक स्थान पर हर बार एक ही एक फसल न बोकर जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। अब फसलों को अदल बदल कर भी कैसे बोना चाहिए, क्योंकि जैसे ये फसल चक्र है, एक साल में क्या बने, उतली जड़ वाली यानी छोटी जड़ वाली फसल वाली, यानी उतली जड़ वाली, उतली जड़ों वाली यानी छोटी जड़ों वाली, उतली जड़ों वाली फसल। अब इसके स्थान पर दूसरे साल, दूसरे वर्ष या 6 महीने बाद दूसरे वर्ष क्या करेंगे, लंबी जड़ों वाली, लंबी जड़ वाली फसल उत्पादन। यानी ये भूमि के ऊपर से पोषक तत्व प्राप्त कर ले और दूसरी बार जो लंबी जड़ वाली है वो भूमि की गहराई से पोषक तत्व प्राप्त कर ले। तो इससे क्या हो जाता है, मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो निरंतर या बनी रहती है। इसी कारण से तो ये फसल चक्र का इनको ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। इसके अलावा इनको ना सिंचाई का मालूम होता है, सिंचाई का मालूम भी बिल्कुल नहीं रहता है। तथा कृषि में कौन सा खाद या जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनको भी ध्यान नहीं दिया चाहिए। कौन कौन से रासायनिक उर्वरक फसल में दिए जाए और कौन से नहीं दिए, उनका भी इनको बिल्कुल मालूम नहीं रहता है। अतः जीवन यापन के लिए ये लोग आगे तथा मजदूरी भी करते हैं। तथा कई बार क्या होता है, कृषि कार्य बिल्कुल इनका अलग रह जाता है, यानी बिल्कुल कम रह जाता है, तो ये क्या कर देते हैं, मजदूरी करते हैं। कुछ तो मजदूरी करने लग जाते हैं और कुछ क्या कर देते हैं, फिर उस मजदूरी के साथ ही कृषि उपज से जीवन यापन करना पड़ता है इनको। यानी कृषि कम हुई है तो कई तो क्या करते हैं, मजदूरी करके पूरा कर लेते हैं उसको, यानी साइड में से बैठे नहीं रहते हैं, या कुछ लोग आके वगैरह कर लेते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो झारखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पे क्या होती है, कोयला खनन क्षेत्र है, कोयला और लोहा, लोहा अभ्रक इनकी खान है। तो इनमें क्या करते हैं ये लोग आदि में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये चाय के जो बागान है, चाय के बागानों के अंदर कार्य करने में लगे रहते हैं। तो ये चाय के बागानों में भी कार्य करते हैं। तो इन लोगों को यानी जो फसलों के प्रति जो अत्याधुनिक जो कीट पतंगों वाली दवाइयां होती है उनके बारे में भी बहुत कम नॉलेज है, यानी ज्ञान है। तो यानी इनका जो अभी वाला समय है तो ये ज्ञान है कि इस जनजाति को अत्याधुनिक जो प्रशिक्षण दिया जाए फसलों के प्रति भी, और फसलों के जो रोग है उनके प्रति भी इन लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा इनको क्या हो इस ओर जोड़े। तो ये क्या है, फसलों को जो कृषि कार्य है वो उचित ढंग से करें, तो जो इनमें जो फसल उत्पादन है वो भी अधिक से अधिक हो, और इनमें जैसे क्रांति है, जैसे हरित क्रांति वगैरह है, उन क्षेत्रों की ओर उन्मुख किया जाए। तो ये एक थोड़े से क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। तो ये संताल जनजाति है वो, यानी जो बिल्कुल फालतू टाइम पे यानी इनका जो कृषि पूर्ति नहीं होती थी वो कृषि कार्य में इनकी पूर्ति हो जाए और इनको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। अब बात करते हैं इनके विवाह प्रथा की कि इनमें कौन कौन सा विवाह पाया जाता है। विवाह प्रथा की बात करते हैं तो विवाह में क्या, उनके समाज में दो विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं।
कितनी है? 2 परताएं, 2 परताएं प्रचलित। नंबर फर्स्ट जो प्रथा है वो कौन सी है? वो साधारण प्रथा है। सेकंड प्रथा है वो है अपहरण प्रथा। यानी विवाह की 2 प्रथाएं प्रचलित है। पहली कौन सी है? साधारण प्रथा होगी। दूसरी कौन सी है? वो है अपहरण प्रथा। तो देखो इसमें क्या होता है, जो साधारण प्रथा है इस प्रथा में क्या होगा कि इस प्रथा में लड़के का पिता जाकर लड़की के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखता है। यानी लड़के का पिता लड़के का जो पिता होता है वो लड़की के पिता के लड़की के पिता के सामने विवाह प्रस्ताव रखता है। विवाह प्रस्ताव रखता है। यदि लड़की का पिता उसके मित्र संबंध को ठीक समझते हैं, अगर इनका जो मित्र संबंध है, मित्र संबंध अगर आपस में ठीक है तो इस रिश्ते को क्या कर देते हैं? स्वीकृति दे दी जाती है। देखो लड़के का पिता लड़की के पिता के सामने विवाह प्रस्ताव रखेगा, और तो अब लड़की का पिता क्या करेगा? इससे अपने पूरा जो पीछे का जो रेगुलेशन है, यानी इनका जो मित्रता जो संबंध थे इतने दिन रह गए, उनके बारे में देखेगा कि ये सही थे या नहीं थे। अगर सही है तो वो क्या कर देते हैं? इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, हाँ कर देते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो अस्वीकार कर देते हैं। अब इसके बाद में होता है स्वीकृति। लड़की का पिता को कुछ दंड दिया जाता है। लड़की का पिता है उसको कुछ रूप में दंड दिया जाता है, जिसे वह बारात को दावत या लड़की को कुछ दहेज देकर खर्च कर देता है। अब कुछ जो पैसे दिए जाते हैं दहेज के रूप में, या तो उसको दावत देके घर पे जाते दावत वगैरह देके उड़ा दिया जाता है, या लड़की को उस पैसों से कुछ दहेज लेके और उस लड़की को दे दिया जाता है। तो ये तो हो गई साधारण प्रथा। अब दूसरी बात है वो है अपहरण प्रथा। 2 नंबर पे आती है वो है अपहरण प्रथा। अपहरण प्रथा की बात की जाए तो इस प्रथा में लड़की का पिता लड़के से प्रार्थना करता है। लड़की का पिता लड़के से प्रार्थना करता है। लड़के से प्रार्थना करता है कि वह लड़की को बलपूर्वक ले जाए, कि लड़की को वह बलपूर्वक ले जाए। यानी बलपूर्वक वह क्या कर ले जाए? इस लड़की का किडनैप करके ले जाए, अपनी ताकत दिखा के कि अपने उसके अंदर कितनी ताकत है, तो इसका अपहरण करके ले जाए। अथवा लड़के का उसके साथ कुछ मित्र और लड़का स्वयं लड़की को उसके माता पिता या घर से बलपूर्वक ले जाते हैं, यानी बलपूर्वक उसको उठाकर ले जाते हैं। इसकी तिथि विवाह के समय से पूर्व निश्चित कर जाती है। यानी सब क्या होता है? विवाह से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विवाह से पूर्व निर्धारित एक कार्यक्रम यानी शेड्यूल बनाया जाता है। उसके अनुसार लड़की को बलपूर्वक उठा के ले जाते हैं। 2-3 लड़के और एक लड़का मिलकर
अब ये क्या करते हैं, पहले लड़की विरोध करती है, पहले तो क्या करती है, लड़की विरोध करती है बहुत, शायद लड़की को बताया नहीं जाता होगा इसलिए विरोध करती होगी, तथा बाद में क्या करते हैं, बाद में क्या करती है, अपने अपहरण को सहन कर लेती है, वो अपहरण कर लिया उसको सहन कर लेती है। इसके बाद लड़की का पिता लड़की के परिवार वालों से विवाह प्रस्ताव करता है। फिर लड़की का पिता क्या करता है, लड़की के पिता की तरफ से विवाह प्रस्ताव रखता है, और विवाह प्रस्ताव विवाह क्या करता है, निर्धारित निश्चित समय पर विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में इस प्रथा में वधू के पिता को आदर को ज्यादा माना जाता है, यानी वधू का जो पिता है उसका जो मान सम्मान है वो ज्यादा माना जाता है। अब वर्तमान में क्या है, जो अपहरण प्रथा है वर्तमान में बहुत कम प्रचलित है, बहुत कम प्रचलित है। वर्तमान में बहुत ही कम प्रचलित है ये प्रथा। इसके कारण से बिल्कुल कम से कम अपहरण प्रथा पर ध्यान दिया जाता है। अब है आधुनिक विकास। अब ये आपने उतार लिया होगा, दो प्रथाएं होती है, साधारण प्रथा और अपहरण प्रथा, इसको कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम देते हैं आधुनिक विकास इसका। देखो जो संताल जनजाति है उसका आधुनिक विकास। अब क्या होता है, इस जनजाति स्वतंत्रता प्राप्ति का बहुत तेजी से विकास किया है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इस प्रजाति ने या इस जनजाति ने तेजी से विकास किया है। सेकंड नंबर पे बात की जाती है तो वह है शिक्षा के साथ साथ इन्होंने कृषि कार्य में विशेष नेतृत्व, यानी शिक्षा के साथ में इन्होंने कृषि कार्य में विशेष उन्नति प्राप्त की है। अगली एक बात करते हैं, कृषि कार्य में विशेष उन्नति की है। वर्तमान में अधिकांश भूमि पर स्थायी कृषि करने लगे हैं, यानी वर्तमान में स्थायी कृषि कार्य करने लग गए हैं। इस जनजाति के लोग खनन श्रमिक ही नहीं बल्कि सुपरवाइजर, यानी ये लोग जो लोहा वगैरह में मजदूरी काट, जो खनन है झारखंड के पास में, उन्हीं में मजदूरी ही नहीं, आजकल क्या होते हैं इन क्षेत्रों में सुपरवाइजर तथा अधिकारी के पदों तक कार्य करने लगे हैं। तो वर्तमान में अधिकारी के पदों तक भी कार्य करने लगे। तो इससे है कि अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इस जनजाति की जो व्यवस्थापन है उसमें और अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए और इस जनजाति के लिए है, इस जनजाति को आगे से आगे बढ़ाया जाए और इसको अच्छे से अच्छा विकसित किया जाए जनजाति में। तो इस जनजाति का विकास अलग ढंग से और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में
इस जनजाति का जो वैज्ञानिक तरीके से अत्याधुनिक मशीनें हैं, उपकरण हैं, जो इस जनजाति को जो कृषि कार्य के प्रति जो बहुत ही कम नॉलेज है उसका भी विकास हो जाएगा। और फसल प्रशिक्षण केंद्र यानी इनको जो कृषि जो प्रशिक्षण केंद्र है वो इसके जो क्षेत्र में वो ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिए, क्योंकि इस जनजाति को वहां पे अगर कृषि प्रशिक्षण खोलेंगे तो सर्वाधिक ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी इसकी, वहां पे लोगों को जागरूकता फैलेगी और कृषि कार्य अधिक उत्पादन कर पाएंगे, यानी कृषि कार्य अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो ये लोग बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आत्मनिर्भर हो जाने से ये लोग दूसरी चीजों पर निर्भर रहेंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब नक्शा लगा के हम आपको बताते हैं इसका थोड़ा सा और। अब देखो, हम बात करते हैं अब इसका जो निवास जो क्षेत्र था मुख्य रूप से आपको दिख रहा होगा नक्शे के अंदर। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको जूम करके देख लेना। देखो ये जो झारखंड वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे मैं उंगली कर रहा हूँ, इसके पास में ये जो झारखंड का क्षेत्र है, ये झारखंड वाला क्षेत्र है। ये झारखंड का छोटा नागपुर का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हो गया। ये तो भारत के जो नीचे जो सोनपुर की पहाड़ियां आ गई तक, ये हजारीबाग जो हजारीबाग का पठार है, ये आ गया ऊपर कोडरमा है। इस कोडरमा के नीचे इधर साइड में धनबाद है और ये पश्चिम से लेकर यहाँ पे जो पुरुलिया है और रांची पठार है, इसमें होता हुआ जो संतालपटना वगैरह है, इधर हीराकुंड जो बांध बना हुआ है इसके पास, और इधर जो सोनपुर बांध है इसके ऊपरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बिल्कुल ये जो झारखंड का है वो ये जो संताल जनजाति है ये भारत की जनजाति है मुख्य रूप से। तो इन्होंने बहुत अधिक विकास भी किया है और आने वाले टाइम में तो इसकी स्थिति के लिए आप पूरा भारत का डायग्राम बना के फिर इसको यहाँ पे नक्शे में बता भी सकते हो, ये वाला क्षेत्र बिल्कुल स्पेशल रूप से, या दूसरे तरीके से भी इसको इस नक्शे को आप खाली छोड़ सकते हो, यहाँ पे भर के इसकी बाइंडेशन बता सकते हो कि ये नक्शा यहाँ पर है और यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। तो अब मैं बात करता हूँ वापस कि जो कोई भी जनजाति है वो दो जनजातियां जरूर आएगी आपके, हर बार आती है, भले परीक्षा में 10 साल पिछले पर्सन उठा के देखे जाए या नॉन कॉलेज वाले पर्सन देखे जाए या किसी भी प्रकार के पर्सन देखे जाए, तो उसमें या तो विश्व की जनजाति या भारत की जनजाति, उन दोनों के अंदर क्या होता है, इन दोनों जनजातियों में दोनों टाइमों में क्या होता है, एक तो क्या करते हैं वो विश्व की जनजाति पूछेंगे, दूसरी वो भारत की जनजाति पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ से आपको 2 या 4 जनजातियां याद करनी है। तो मैंने पिग्मी, बुशमैन और अब एक एक्सिमो जनजाति बाकी है, तो वो एक्सिमो जनजाति अगले टाइम में अगले क्षेत्र में एक्सिमो जनजाति का अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ से इजाजत लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने देख लिया होगा कि जो ब्लैक मैंने मार्कर से किया है, इस क्षेत्र में इसका संताल जो जनजाति है, झारखंड का जो संताल गणना है उस मात्रा में पश्चिम बंगाल वाला भी है क्षेत्र है, तो इसमें ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप PDF फाइल जो आपको सेंड कर दी जाएगी
या आप कॉलेज में आके सर से बात कर सकते हो, नोट्स वगैरह ले सकते हो अपनी ज्योग्राफी से कि सर हमारे नोट्स वगैरह, तो 5-4 दिन में आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आपको धन्यवाद।